नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जब भी मुंबई में अपराध की बात होती है तो बात होती है मुंबई अंडरवर्ल्ड की। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली, अबू सलीम जैसे नाम चर्चा में आते हैं। या फिर आतंकवाद से जुड़ी बात होती है तो फिर 26 नवंबर 2008 जैसे आतंकी हमलों पर चर्चा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि खालिस्तानी आतंकियों ने भी मुंबई में अपना अड्डा बना लिया था और मुंबई में रहकर वे खून खराबा करते थे, अपनी साजिशों को अंजाम देते थे। इन दिनों भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव चल रहा है। दोनों देशों के रिश्तों के बीच खटास आई है और इसके पीछे कारण यह है कि इसी साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर नाम के एक खालिस्तानी आतंकी की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। और इस हत्या का ठीकरा अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के मत्थे फोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस हत्या के पीछे भारतीय अधिकारी जिम्मेदार हैं। भारत की ओर से इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है और सबूत मांगा गया है कनाडा से कि अगर आप ये कह रहे हैं तो इसके सबूत दीजिए। और इसके साथ साथ बतौर प्रतिक्रिया वीजा सर्विसेज भारत की ओर से कनाडा में बंद कर दी गई हैं। तो चूंकि ये सारा माजरा जो है ये शुरू हुआ खालिस्तानी आतंकवाद से, एक आतंकी के मारे जाने से, तो मुझे ध्यान आया कि मुंबई में भी खालिस्तानी आतंकियों ने अपना बेस बना लिया था। और वो कहानी मेरे पास है जिसमें कि मुंबई पुलिस ने किस तरह से खालिस्तानी आतंकियों का यहां पर सफाया किया था और खालिस्तानी आतंकी मुंबई से भाग खड़े हुए थे। दरअसल मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, वसई विरार में बड़े पैमाने पर सिख समुदाय के लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग जो है ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो हुआ यह था कि 80 के दशक के आखिर में और 90 के दशक की शुरुआत में जब पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाना शुरू किया और वहां पर खालिस्तानियों के एनकाउंटर्स होने लगे, उनको मारा जाने लगा, तो ऐसे में खालिस्तानी आतंकियों के कई सारे मॉड्यूल्स भागकर देश के अलग अलग ठिकानों में छुप गए और वहां से जाकर ऑपरेट करने लगे। ऐसे कई मॉड्यूल्स, बब्बर खालसा का मॉड्यूल, इसके अलावा खालिस्तानी कमांडो फोर्स का मॉड्यूल, भिंडरावाले लिबरेशन फोर्स का मॉड्यूल, इस जैसे मॉड्यूल जो है मुंबई में भी आ गए और खास करके ये मुंबई के उत्तरी इलाके में रहने लगे और वहां से ऑपरेट करने लगे। अब मुंबई आकर ये क्या करते थे? ये दो काम करते थे। एक, ये ऑनर किलिंग करते थे। इनकी ओर से ये फरमान जारी कर दिया गया था कि अगर कोई सिख लड़का या लड़की गैर सिख समुदाय में शादी ब्याह करता है तो उसका और उसके पूरे परिवार का सफाया कर दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। दूसरा काम वो ये करते थे कि वे इन कारोबारियों से, इन सिख कारोबारियों से जबरन वसूली करते थे, इनसे बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही करते थे अपने खालिस्तानी मूवमेंट को फंड करने के लिए। मुंबई में रहते हुए इन्होंने काफी खून खराबा किया, कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। एक सिख लड़की जिसने कि एक गैर सिख से शादी की थी, इन खालिस्तानी आतंकियों ने उस लड़की और उसके पति को अगवा किया और दोनों की हत्या कर दी। इसके कुछ दिनों बाद फिर से एक ऐसी ही घटना हुई जिसमें कि एक पूरे परिवार का बड़े ही दर्दनाक तरीके से इन सिख आतंकियों ने सफाया कर दिया, इन खालिस्तानी आतंकियों ने सफाया कर दिया। एक लड़की जिसने कि एक गैर सिख से शादी की थी, उसको अगवा कर लिया, उनके 3 बच्चे भी थे, उन छोटे छोटे बच्चों को अगवा कर लिया गया और 5 लोगों को एक ट्रक के नीचे कुचलकर मार डाला गया। इसी तरह से एक शख्स, एक ट्रांसपोर्टर जो नवी मुंबई में ट्रांसपोर्ट का कारोबार चलाता था, उससे इन्होंने जबरन उगाही के लिए एक बड़ी रकम की मांग की। जब वो नहीं दे पाया तो फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये वारदातें सिर्फ सिख समुदाय के लोगों तक ही सीमित नहीं रहीं। इन आतंकियों ने पुलिस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया और 1991 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में इन्होंने एक दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया।
ये इतने बिंदास हो गए थे, ये इतने बेखौफ हो गए थे कि इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं था। ये एक खुली जीप में 4 से 5 खालिस्तानी आतंकी मुंबई के घाटकोपर इलाके से गुजर रहे थे। इन सबके हाथ में AK-47 जैसे हथियार थे और इन्होंने एक सिग्नल जंप किया। जब इन्होंने सिग्नल जंप किया तो वहां पर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। उन्होंने देखा तो इसके बाद ये उनके पीछे गए, क्योंकि इन्होंने ट्रैफिक का वायलेशन किया था। लखमेर सिंह नाम था उनका। और जब इन आतंकियों ने देखा कि एक पुलिस अधिकारी इनके पीछे पीछे आ रहा है तो उन्होंने अपनी जीप को तुरंत यूटर्न लिया और यूटर्न लेने के बाद इन्होंने लखमेर सिंह को गोलियों से भून दिया। उसके साथ साथ 2 और भी पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल रैंक के थे वे भी शहीद हो गए। इन 3 पुलिसकर्मियों की उन्होंने हत्या कर दी। इस वारदात ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी और पुलिस महकमे पर सवाल खड़ा कर दिया कि किस तरह से खालिस्तानी आतंकी बेखौफ होकर वारदात पर वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं मुंबई शहर में और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। जब ये सारा कुछ चल रहा था तब आफताब अहमद खान नाम के एक IPS अधिकारी मुंबई के नॉर्थ रीजन में बतौर एडिशनल कमिश्नर नियुक्त किए गए। मुंबई शहर का जो कमिश्नरेट है वो अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। तो ये जो रीजन था वो नॉर्थ रीजन था और ज्यादातर वारदातें जो है इसी रीजन में हुई थी। ये जो घटना हुई पुलिस कर्मियों पर हमले की, ये भी नॉर्थ रीजन में ही हुई थी। इसके बाद आफताब अहमद खान ने पुलिस कमिश्नर से बात की और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो लोग वारदात को अंजाम दे रहे हैं ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। इनसे निपटने के लिए जो सामान्य पुलिस के तौर तरीके होते हैं वो काम नहीं आएंगे। इनके लिए एक विशेष स्क्वाड, एक विशेष दस्ता गठन करना पड़ेगा। और इसी के बाद उन्हें इजाजत मिली मुंबई पुलिस के पहले एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को गठित करने की। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें पूरी छूट दे दी और कहा कि आप जिस भी अधिकारी को इस दस्ते में शामिल करना चाहते हैं उसको रख लीजिए। तो आफताब अहमद खान ने 25 से 45 साल की उम्र के पुलिसकर्मियों को अपने दस्ते में शामिल किया। ये वो पुलिसकर्मी थे जो किसी ना किसी घटना में अपनी बहादुरी का परिचय दे चुके थे और खुद से इस दस्ते में शामिल होना चाहते थे। तो इन लोगों को लेकर आफताब अहमद खान ने ATS का गठन कर दिया। ATS को पहली कामयाबी मिली उसी साल जब इन्होंने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर बड़ौदा में एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो तमाम हत्या की वारदातें हो रही थी, इनको जानकारी मिली कि बलदेव सिंह सैनी नाम का एक खालिस्तानी कमांडो फोर्स नाम का जो आतंकी संगठन था उसका सदस्य बड़ौदा में छुपा बैठा है। तो आफताब अहमद खान ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया और उसके बाद गुजरात पुलिस के साथ मिलकर उस इलाके को घेर लिया गया जहां पर यह छुपा हुआ था। इसको सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन इसने सरेंडर नहीं किया, उल्टा हथगोले फेंकने लगा पुलिस के ऊपर और पुलिस की फिर जवाबी कार्रवाई में यह मारा गया। तो ये तमाम जो है एक्शन शुरू हो चुके थे खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ, लेकिन कुछ मॉड्यूल्स थे जो अभी भी सक्रिय थे। और ऐसे ही एक मॉड्यूल ने नवी मुंबई के एक ट्रांसपोर्टर को धमकी भरा फोन किया और कहा कि 50 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इस कारोबारी ने हिम्मत दिखाई और इसने आफताब अहमद खान से संपर्क किया और अपनी बात बताई। आफताब अहमद खान ने इसको सलाह दी कि तुम उससे नेगोशिएट करो कि मैं तुम्हें 2 किश्तों में पूरी रकम दूंगा, एक बार में नहीं दे सकता, पहले मैं 25 लाख देता हूं फिर वापस 25 लाख दूंगा। उसने ऐसा ही किया। उन खालिस्तानी आतंकियों ने उगाही की रकम वसूलने के लिए मुंबई के भांडुप इलाके में एक खिंडीपाड़ा की पहाड़ी है जिस पर काफी झुग्गी बस्तियां हैं, तो उस खिंडीपाड़ा पहाड़ी के नीचे इसको पैसा लेने के लिए बुलाया। जब ये शख्स वहां पर पैसा देने के लिए पहुंचे 25 लाख रुपए लेकर, तो उसके पहले ही आफताब अहमद खान के जो कमांडोज थे उन्होंने उस इलाके में जाल बिछा लिया, तो छुप गए थे। और जैसे ही ये आतंकी पैसा लेने के लिए आए, इन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। एनकाउंटर शुरू ही हुआ था कि आफताब अहमद खान के जो निजी बॉडीगार्ड थे जिनका नाम था भास्कर सोंझे, उनको गोली लगी और वे वहीं पर शहीद हो गए। इसके बाद पूरी कमांडो टीम गुस्से में भर गई और उन्होंने जिस ओर आतंकी छुपे हुए थे उस तरफ अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी।
और फिर जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो 5 खालिस्तानी आतंकी उसमें मारे गए। तो इस तरह से एक बड़ा मॉड्यूल जो है मुंबई में खालिस्तानी आतंकियों का खत्म हुआ और मुंबई में जो जड़ें जमा रहे थे खालिस्तानी आतंकी, वो काम रुक गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ शख्स ऐसे थे जो कि फिर से एक बार मुंबई में इस मूवमेंट को रिवाइव करना चाहते थे, मुंबई में रहकर ही वो साजिशों को अंजाम दे रहे थे। और इसी के तहत एक शख्स मुंबई पहुंचा और उसको गिरफ्तार कर लिया गया मुंबई के दादर स्टेशन पर। दादर स्टेशन पर इसकी गिरफ्तारी हुई और उससे पूछताछ में पता चला कि यह शख्स, इसका नाम लाल सिंह था। इससे पूछताछ में पता चला कि जो कनिष्का में बॉम्बिंग हुई थी, कनिष्का एयरक्राफ्ट की, जो एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट की बॉम्बिंग हुई थी, उसमें यह शामिल था, उस साजिश में यह शामिल था और एक नई साजिश को अंजाम देने के लिए यह मुंबई पहुंचा था। लेकिन पुलिस को इंटेलिजेंस मिल गया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ में काफी कुछ जानकारी सामने आई और एक जानकारी बेहद चौंकाने वाली मिली। वो ये थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पोती विशाखा राव को ये लोग अगवा करना चाहते थे। विशाखा राव पुणे में मेडिकल की पढ़ाई करती थी। इन लोगों ने उसकी जानकारी निकाल ली थी कि कहां रहती है, कब आती है, कब जाती है, और इसी दौरान उसको अगवा करना था। इस अपहरण करने के पीछे इनका मकसद यह था कि जिंदा और सुक्खा नाम के जो 2 खालिस्तानी आतंकी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जिन्हें फांसी की सजा सुनाई थी, उनको जेल से छुड़ा लिया जाए। जिंदा और सुक्खा को इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि इन्होंने जनरल अरुण वैद्य, भारतीय सेना के जनरल अरुण वैद्य, जिन्होंने कि पंजाब में खालिस्तानियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था, उन अरुण वैद्य की इन्होंने हत्या की थी। तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए प्लान किया गया था कि प्रधानमंत्री की पोती को अगवा किया जाएगा। अब हुआ यह कि जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने इनको परस्यू करना शुरू किया और यह पता चला कि ये लोग एक चोरी की मारुति 800 कार में मुंबई के दहीसर इलाके के पास, दहीसर का जो टोल नाका है, वहां से गुजर रहे थे। तो वहां पर इनकी कार को घेरा गया और इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से मुंबई में खालिस्तानी आतंकियों का सफाया हुआ। लेकिन इसके बाद एक और बार मुंबई में खालिस्तानी आतंकी चर्चा में रहे। दरअसल 1984 में जब दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए तो उसके बाद मुंबई में शिवसेना के तत्कालीन प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ऐलान किया कि मुंबई में किसी भी सिख पर आंच नहीं आने दी जाएगी, किसी भी सिख का बाल बांका नहीं होगा, सिख समुदाय को कोई छुएगा तक नहीं। अपने इस बयान से बाला साहब ठाकरे ने मुंबई के सिखों का दिल जीत लिया था। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद उनका एक और बयान आया जिससे कि वे खालिस्तानी आतंकियों के रडार पर आ गए। उन्होंने मुंबई के सिखों को कहा कि आप जाकर अमृतसर में अपने धर्म गुरुओं पर दबाव डालिए, उनसे यह कहिए कि वे खालिस्तानी आतंकियों की खुलकर निंदा करें, उनके खिलाफ बोलें। और ये जो बात कही उन्होंने थोड़ा धमकाने वाले अंदाज में कही थी। इसके बाद बाल ठाकरे खालिस्तानी आतंकियों के रडार पर आ गए। हालांकि समय रहते मुंबई पुलिस को इंटेलिजेंस मिल गया और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई और बाल ठाकरे को कुछ नहीं हुआ। तो ये कहानी थी मुंबई में खालिस्तानी आतंकियों के पैर पसारने की और फिर किस तरह से मुंबई पुलिस ने उनका सफाया किया। इस जैसी अपराध और राजनीति की कहानियों के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। धन्यवाद।